वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे देश की क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, वो कोरोना के समय पर भारत ने करके दिखाया है। तो आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सरकारी काम और तंत्र से जुड़े हैं। आप ही के माध्यम से मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबका आभार, धन्यवाद कि आप सबके परिवार में से खुद किसी ना किसी तरीके से सरकार के लिए तो काम कर रहे हैं। और सर, हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। देश को अगर आगे बढ़ना है तो भारत के हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जद्दोजहद, शिद्दत के साथ करना होगा, और तभी हमारा देश जो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग जब बड़े हो रहे होंगे, सरकारी नौकरी में एप्लीकेशन डाला होगा, आए होंगे, तो मन में कोई और विचार रहा होगा। मन में विचार एक ही रहा होगा कि भगवान हमें सरकारी नौकरी में नियुक्ति दे और उसके बाद हम भारत माता की सेवा कर पाए। हम जैसे लोग भी राजनीति में यही सोच कर आए कि अभी ठीक है, बाकी जो जिंदगी में करना था वो किया, अभी भारत की सेवा कैसे करनी है उसमें हम सब मिलकर लगेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने 8 ट्रेन केवड़िया के लिए लगाई हैं, 8 ट्रेन एक ही बारी में। कभी दुनिया में, भारत में ऐसा नहीं हुआ कि 8 ट्रेन एक ही दिन में एक ही स्थान पर पहुंचाने का काम किया हो। और केवड़िया, आपको याद है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगी, 1-2 लोग आप ही के बीच के थे जो मुझे त्रिवेंद्रम मिले थे, जहां से हम लोहा इकट्ठा करने गए थे, 2012-13 की बात है। और तब लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो भारत के हर गांव से छोटा बड़ा लोहे का टुकड़ा उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए इस्तेमाल हो, हर गांव की मिट्टी उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने में काम आए, लोहा काम आए, ऐसे तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया और बड़ी फर्नेस के अंदर उसका खांचा तैयार किया गया। मैं वहां होके आई हूँ। आप सब लोगों को जब भी मौका लगे, और लाइफ में आपको मौका जरूर लगेगा, आप सबसे आग्रह है परिवार समेत एक बार उस तीर्थ स्थल का दर्शन जरूर करके आइएगा। क्योंकि वो भगवान को हम सब मानते हैं, लेकिन देश में भारत माता को भी तो मानते हैं। और भारत माता को मानने वाले जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जब भारत का नक्शा बनता है तो ये नक्शा नहीं होता अगर सरदार पटेल नहीं होते। और सरदार पटेल के रहते हुए ये भारत देश, अब का भारत देश हमको मिला है, नहीं तो 500 से ऊपर रियासतों में बटा हुआ देश था। और सबने ये उम्मीद लगा रखी थी कि ये देश तो चल ही नहीं सकता, लोकतंत्र तो स्थापित यहाँ हो ही नहीं सकता, ये देश कब खत्म होगा, कब इसका सत्यानाश होगा, उसकी इंतजार लगा के बैठे थे। मगर 1947 के बाद हम सबने मिलकर ये देश चलाया और लोकतंत्र स्थापित किया। और लोकतंत्र स्थापित करने की वजह से आपकी वोटों से मैं यहाँ बैठी हूँ। आप लोगों ने भी तो वोट दिया ना। तो जब आप सबने मेरे जैसे व्यक्ति को चुना तो मुझे लगता है कि मेरा एक ही काम है प्रमुख, और वो है कि अपने क्षेत्र की जनता की जो तकलीफ है उसमें मैं शामिल जरूर रहूं। एरिया की छोटी से छोटी चीज की मेरे को जानकारी प्राप्त हो। कई बार आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके ग्रुप्स के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, पुलिस के माध्यम से, मेरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मेरी निगाह, सूचना सब पे रहती है। मैं बताती नहीं, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब सरकारी काम खुद ही सरकारी विभागों से हैं। और जब आप जैसे लोग मुझे CPWD की चिट्ठी देते हैं तो सोचिए मेरे पे क्या गुजरती होगी। सोच सकते हैं कि एक ही सरकारी विभाग, दूसरा सरकारी विभाग, बल्कि वही सरकारी विभाग और वही सरकारी विभाग वाले मेरे को चिट्ठी दे रहे हैं। ऐसे सरकार नहीं चलना चाहिए ना। एक कुछ चीजें तो नियम अनुसार होनी चाहिए, मगर क्या है, तकलीफ होती है, लेकिन प्रयास जो चुना हुआ व्यक्ति है उसका ये जरूर रहता है कि मेरे क्षेत्र में किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ हम लोग जो भी हर संभव प्रयास हो हम उसको जल्द से जल्द निवारण कर पाए। मगर आप लोगों के बीच कहते हुए मुझे बिल्कुल झिझक भी नहीं है कि सरकारी तंत्र की अपनी स्पीड होती है, वो जरूरी नहीं राजनेता की स्पीड से मिलती हो।
मेरे हाथ में हो तो मैं तो कहूँ कि कल तक मुझे ये काम चाहिए, ऐसे ऑर्डर करने वाले लोगों में हूँ मैं। मगर कल तक कहने में भी तो मैं कह देती हूँ, मैं तो और बहुत कुछ कह देती हूँ कि मेरे इलाके का ये काम अभी होना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूँगी वो सोच लेना वगैरह वगैरह। लेकिन बावजूद उसके सरकारी तंत्र अपनी स्पीड से चलता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपकी चिट्ठी मेरे पास पहुँची है, कुछ भी रिटर्न में मैं लेती इसलिए हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि इस तारीख को आपने मुझे कहा, उसी दिन नहीं तो उसके अगले दिन तक वो चिट्ठी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चली जाती है। मेरे यहाँ पे एक दिन से अधिक डिले नहीं होता है। और उसके बाद फॉलोअप हमारे दफ्तर से लगातार होता है कि ये CPWD के काम पेंडिंग है, ये SDMC के पेंडिंग है, ये जल बोर्ड के पेंडिंग है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ। कई बार इनॉग्रेशन वगैरह देर से हो जाते हैं कि भाई चलो अब लाइटें लग गई हैं, कोरोना काल चल रहा है, जब थोड़ी चीजें बेहतर होंगी तब आके नारियल फोड़ देंगे। सबको बुलाया भी नहीं जाता। कोरोना तक तो हम सबके बीच आ ही नहीं सकते थे, ये काम पुराने हो गए हैं, 2-4 महीने पहले खत्म हो गए थे, लेकिन हम आपके बीच आ नहीं पाए और उसका कारण कोरोना था। लेकिन अब जब वैक्सीन आ गई है और भारत देश ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि हम दुनिया की सबसे बेहतर वैक्सीन भी बना सकते हैं, सबसे कम समय में उसको बांट भी सकते हैं और अपने देशवासियों को प्रमुखता से आगे रखते हुए हम उनका काम भी कर सकते हैं। इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो बार बार ऐसा लगता है कि एक कहावत है पंजाबी में, कुड़ी के भी 14 साल में भाग जागते हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी जिस भी क्षेत्र में कुछ होता है तो 14 साल के अंदर वो अच्छा परिवर्तन होना ही होता है, अच्छी चीज आनी होती है। और मुझे लगता है कि हमारे को तो बहुत लंबा समय हो गया, तो भारत का भी परिवर्तन निश्चित है, ऐसा तय किया गया है। और ये हम लोगों ने तय नहीं किया, ये नियति ने तय किया है कि भारत आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, विकास की ओर हम जाएंगे, और जो भी हमारी शक्ति, क्षमता, अच्छे कर्म, पुण्य जो हमारे पूर्वजों ने कमाया है, उस पुण्य का लाभ भी हमें मिलना है। और इसीलिए भारत में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री क्या क्या बदल सकता है, कैसे सोचने का तरीका बदल सकता है, कैसे स्वच्छता के लिए लोगों को आग्रह कर सकता है। मैं तो आपके क्षेत्र से निकलती थी, अभी तो मुझे शर्म भी नहीं आती कहते हुए, पर 2014 से पहले और 2014 तक मुझे शर्म आती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह फ्लाइट लेनी होती थी, कभी 6 बजे कभी 7 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, और एकता विहार के ठीक सामने एकता कैंप जिधर है, सड़क के ऊपर लाइन से लोग बैठे हुए होते थे, छोटे बड़े बच्चे सब ऐसे सड़क पे बैठे होते थे। और एक शौचालय जैसी सुविधा जो कि किसी भी मानव का अधिकार है, सोचिए महिलाएं उस रास्ते से निकलती होंगी तो उनका क्या मन पे गुजरती होगी। मैं इतनी शर्म रहती थी मेरे को, मैं मुंह खोलने लायक नहीं होती थी। और मुझे ये लगता था कि यार मैं नई दिल्ली की सांसद हूँ, नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, उस पढ़े लिखे क्षेत्र की सांसद हूँ जहाँ व्यक्ति गरीब जरूर है लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया है। गरीब आदमी को भी ये पता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके IAS ऑफिसर बनेगा, ऐसा सपना देखने वाले लोगों को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। और ऐसे क्षेत्र के अंदर लोगों के पास शौचालय नहीं है, इतनी शर्म आती थी। तो आज मुझे तसल्ली है इस बात की कि RK पुरम क्षेत्र में जहां पर हमारे 15 से ऊपर 16-17 कितने कैंप्स हैं, 22 कैंप्स, उन 22 कैंप्स के अंदर शौचालय निर्माण हुआ है। और उस सब जगह से जो है खुले में शौच का विषय खत्म हुआ है। आज किसी को भी चाय का प्याला जमीन पे फेंकते हुए, प्लास्टिक का कप, थर्मोकोल का कप जमीन पे फेंकते हुए शर्म आती है कि पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा। सबको ये समझ है कि भैया चाय पी ली तो उसको कूड़ेदान में डाल दो, नहीं तो बहन जी खड़ी होगी तो वहीं के वहीं उठवा भी देगी, सबके बीच में कह देगी कि भाई अपना कप उठा के डस्टबिन में डालो, जैसा कि मैं अभी कहने वाली हूँ। और नहीं उठाओगे तो मैं खुद उठा के जाऊंगी।
बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस मामले में कि सबने कुर्सियों के नीचे आसपास जो कप उठा के डाले हुए हैं उसको कृपया करके डस्टबिन में डाल दीजिए, नहीं तो मैं आके सफाई करने वाली हूँ। हाँ, नहीं करा के नहीं जाना, बात कराने की नहीं है, बात है लोगों को शर्म आनी चाहिए गलती करते हुए। बात करने की कराने की नहीं है, किसी और का काम नहीं है, ये हमारा काम है। और हमें कूड़ा फेंकते हुए शर्म आनी चाहिए कि भाई मैं अपने हाथ से, ये धरती मेरी, ये जमीन मेरी, ये पार्क मेरा,